गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमने ऑफलाइन जो क्लास थी उसमें पढ़ा था, लास्ट जो अपना टॉपिक था वो था अपने पास कि सोमरफील्ड मॉडल जो था उसकी सफलताएं क्या थी, उसकी असफलताएं क्या थी। इसके बाद हमने पढ़ा था विश्रांति काल। तो जो विश्रांति क्रियाएं थी उसमें होता क्या था कि अगर हम किसी वस्तु को साम्य अवस्था से हटा देते थे तो साम्य अवस्था से हटाने के पश्चात वस्तु पुनः अपनी कौन सी अवस्था में आ जाती थी, प्रारंभिक अवस्था में लौट आती थी। और ये जो प्रक्रिया थी ये प्रक्रिया अपनी क्या कहलाती थी, ये प्रक्रिया अपनी कहलाती थी विश्रांति क्रियाएं। इसके बाद हमने अपवाह वेग के साथ उसका संबंध निकाला था और लास्ट में अपने पास क्या आया था, तो लास्ट में अपने पास बेटा वो आया था कि जो अपवाह वेग जब अधिकतम अपवाह वेग का 37% रह जाता है तो ऐसी स्थिति में जो समय होता है वो क्या कहलाता है, विश्रांति काल। उसके बाद हमने उष्मा चालकता निकाली थी, इलेक्ट्रॉनिक उष्मा चालकता निकाली थी। उसके बाद देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विडमान या विडेमान भी लिखा होता कहीं पे, फ्रोन्ज का नियम। ये अपना अगला टॉपिक है विडेमान फ्रोन्ज का नियम। देखो विडेमान फ्रोन्ज का नियम होता क्या है, इसको समझो कि विडेमान फ्रोन्ज का जो नियम है वो नियम होता क्या है। तो बेटा विडेमान और फ्रोन्ज के अनुसार देखो, विडेमान और फ्रोन्ज जो वैज्ञानिक थे इन्होंने उष्मा चालकता हमने कल पढ़ी है। उष्मा जो चालकता होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, के से प्रदर्शित करते हैं। तो विडेमान और फ्रोन्ज ने उष्मा चालकता के, और दूसरा जो हमने विद्युत चालकता पढ़ा था पहले हमने उसके लिए सिग्मा का मान भी निकाला है, विद्युत चालकता इसको लिखते हैं बेटा सिग्मा से। इन दोनों के बीच में संबंध दिया और संबंध से विडेमान फ्रोन्ज के नियम में लोरेंज संख्या का मान निकाला जाता है। किसका मान निकलता है, वहां पे लोरेंज संख्या का मान निकलता है। तो विडेमान जो फ्रोन्ज थे इन्होंने उष्मा चालकता के और विद्युत चालकता सिग्मा के बीच में क्या दिया, संबंध दिया, और वो संबंध हम आज पढ़ेंगे। देखो इनके अनुसार आपने कल निकाला था उष्मा चालकता कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, विडेमान और जो फ्रोन्ज थे इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गैस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन गैस की तरह। ये बात हमने पहले भी पढ़ी जब हमने डिवाई मॉडल पढ़ा था, उसके बाद सोमरफील्ड मॉडल, उन समय यही बात पढ़ी है। सोमरफील्ड मॉडल और ड्यूड लोरेंज मॉडल, एक तो अनअपभ्रष्ट गैस का था और दूसरा क्या था, अपभ्रष्ट गैस का। अगर अनअपभ्रष्ट गैस की बात की जाए तो वो कौन सा था, वो था ड्यूड लोरेंज मॉडल। अगर अपभ्रष्ट गैस की बात की जाए तो वो कौन सा था, वो था सोमरफील्ड का मॉडल। तो उनमें हमने यही पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन गैस की तरह व्यवहार करता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन गैस की तरह व्यवहार करता है। ये हमने दोनों में पढ़ा है। तो विडेमान और फ्रोन्ज ने भी क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गैस की तरह व्यवहार करता है। और इस इलेक्ट्रॉन गैस की जो उष्मा चालकता के होती है, इसका अपने पास फॉर्मूला हमने कल निकाला था, वो था n पाई स्क्वायर बटा में 3 के बी स्क्वायर टी अपोन में, इसके बाद था m, और बेटा यहां पे था टो f। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये फॉर्मूला हमने कल निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए उष्मा चालकता, इलेक्ट्रॉनिक उष्मा चालकता। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विद्युत चालकता की, तो देखो विद्युत चालकता का जो फॉर्मूला है वो भी हमने इसी चैप्टर में निकाला है। तो वो फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर एन क्यू स्क्वायर अपोन में एम, और यहां पर था टो, क्या था, टो। ये भी हमने इसी में निकाला। ये किसका मान है, एन क्यू स्क्वायर अपोन में एम किसका मान। तो ये सारा का सारा हमने एक संबंध पढ़ा था जो वहां पे डिवाई मॉडल से जस्ट पहले, आइंस्टीन वाले में से जस्ट पहले ही निकाला, सिग्मा का जो मान वहां पे निकाला। ठीक है। तो सिग्मा बराबर था एन क्यू स्क्वायर अपोन में एम टो। बेटा यहाँ पर टो को हम किसके रूप में लिख रहे हैं, फर्मी ऊर्जा के रूप में, यानी टो एफ। तो इसको भी किसके रूप में लिखोगे, टो एफ। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 2। इसके बाद करना क्या है हमें, तो समीकरण 1/2 करने पर क्या करना है हमें, 1/2 करना। तो 1/2 करोगे तो क्या आएगा, के अपोन में सिग्मा बराबर क्या होगा, देखो ये रहा एक का मान कितना है, n पाई स्क्वायर बटा में 3।
आगे क्या है, तो आगे है के बी स्क्वायर टी अपोन में एम, आगे है टो एफ, और अपोन में क्या आ गया, सिग्मा का मान कितना है, एन क्यू स्क्वायर अपोन में एम टो एफ। टो एफ से क्या कैंसिल हो गया, टो एफ, एन से क्या कैंसिल हो गया, एन, जो बचा उसको लिख दो। तो यहां पे आ गया के अपोन में सिग्मा पाई स्क्वायर, ऊपर का ऊपर लिख रहा हूं, के बी स्क्वायर टी अपोन में 3m इंटू में आ गया क्यू स्क्वायर, और अपोन में क्या है बेटा इसके साथ m, है ना। ये m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने पास जो मान बचा वो मान क्या है, देखो यहां से जो अपने पास मान आएगा वो है के अपोन में सिग्मा बराबर पाई स्क्वायर बटा में 3 हो गया। आगे क्या है, के बी स्क्वायर अपोन में नीचे क्या है, क्यू स्क्वायर, और आगे क्या है बेटा, देखो यही बचा है अपने पास, यहां से बता उसको लिखिए। अगर मैं यहां पे लिखता हूं के अपोन में सिग्मा टी, मतलब टी गुणा में था, इसको मैं कहां पे लेके आ गया, भाग में लेके आ गया, नीचे लेके आ गया, तो इसका जो मान था वो क्या था, पाई स्क्वायर बटा में 3, आगे बच गया के बी स्क्वायर अपोन में क्यू। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमें आवेश भी पता होता है, और के बी क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक। तो हमें बोल्ट्जमान नियतांक का मान भी पता है, इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता है, और हमें पाई भी पता है। यहां पर बेटा इसको मानेंगे माना पाई स्क्वायर बटा में 3 के बी स्क्वायर अपोन में, ये होता है एल, जिसको बोलते हैं लोरेंज संख्या। कौन सी संख्या है बेटा, ये लोरेंज संख्या बोल दो, चाहे लोरेंज संख्या बोल दो, बात क्या है एक ही है। और जब इसको सोल्व किया जाता है तो इसका उत्तर आता है एल बराबर आता है 2.45 गुणा में 10 की पावर -8 वाट इंटू ओम अपोन में मीटर स्क्वायर। यहां से ये मान आता है किसका, जब इस एल के मान को सोल्व किया जाता है तो एल का मान अपने पास इतना आता है। इलेक्ट्रॉन के लिए आता है खाली, बाकी नहीं आता। अगर मान लो दूसरा कोई परमाणु होगा तो उसके लिए मान कैसा आएगा, इसका अलग। लेकिन यहाँ पर फिलहाल किसके लिए आता है ये, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश रखते हैं तो ये जो मान है ये किसके लिए आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए आता है। अब देखो वैसे अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो क्या आएगा, ये आ गया के अपोन में सिग्मा टी बराबर क्या है, एल हो गया, के अपोन में सिग्मा टी बराबर एल। ये जो है ये कहलाता है विडमान फ्रोन्ज का नियम। कि विडमान जो फ्रोन्ज थे इन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी ठोस पदार्थ का मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गैस की तरह व्यवहार करता है। और विडमान फ्रोन्ज ने क्या किया था, उनकी उष्मा चालकता और उनकी विद्युत चालकता के बीच में क्या दिया था बेटा, संबंध दिया था। और वो संबंध क्या है, के अपोन में सिग्मा टी बराबर है। बेटा इसका एक न्यूमेरिकल भी है, उस न्यूमेरिकल में देखो चांदी ले रखी, क्या ले रखी, चांदी, जिसका 27 डिग्री सेल्सियस की बात की थी। उसका तापमान तो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। इस पर उसके लिए बेटा उष्मा चालकता का मान दिया हुआ है और सिग्मा का मान भी दिया है। मतलब उसकी विद्युत चालकता चांदी की 27 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत चालकता दे रखी है और उसकी उष्मा चालकता दे रखी है। और हम उसमें पूछा गया है कि चांदी के लिए लोरेंज संख्या का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये नोट्स जो आएंगे आपके पास पीडीएफ उसमें आपको मिलेगा। तो आसान सा है कि जब के आपको दिया हुआ है, सिग्मा आपको दिया हुआ है और टी भी आपको दिया हुआ है, तीनों चीजें हमें दे रखी है और हमें मान किसका निकालना है, एल का मान निकालना है। तो आसानी से निकल जाएगा के अपोन में सिग्मा टी बराबर क्या है, एल है। यहाँ पर के का मान रखेंगे, सिग्मा का रखेंगे और किसका रखेंगे, टी का रखेंगे और किसका मान आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा। ठीक है, ये जो अपना लास्ट टॉपिक था, कौन सी तीसरी जो अपनी यूनिट चल रही थी, उस तीसरी यूनिट का अपना कौन सा टॉपिक था बेटा, ये लास्ट टॉपिक था। आपको बताया था ऑनलाइन क्लास में कि जो यूनिट है ये अपनी खत्म होने वाली। तो बेटा अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी जो यूनिट नंबर 4 है। देखो यूनिट नंबर 4 के भी बेटा अपने पास दो पार्ट हैं, एक तो चालकता का पार्ट है और दूसरा चुंबक का पार्ट। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे उसका, जो कि चुंबक का पार्ट है। चुंबक के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, जो आएगा लास्ट में
वो दूसरा पार्ट आएगा, वो आएगा अति चालकता का, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में कि चुंबक होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला जो अपना है वो बेटा है यूनिट नंबर 4। और बेटा यूनिट 4 जो अपने पास है इसका पार्ट फर्स्ट, बेटा यूनिट 4 अपने पास है चुंबकत्व, ठीक। चुंबक की यूनिट है जिसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट चुंबक का है और दूसरा पार्ट क्या है, अति चालकता अपने पास। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट की बात करें। इसका पहला जो टॉपिक है बेटा वो अपने पास क्या है, वो है चुंबकत्व। पहले अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो पहला टॉपिक इसका क्या है, वो है चुंबकत्व। देखो चुंबकत्व होता क्या है बेटा, ऐसा पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को, लोहा हो सकता है, लोहे में निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, फेरस हो सकता है, मतलब ऐसे पदार्थ, धातु जिनमें लोहे के गुण होते हैं, ठीक है। तो वह युक्ति या पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, वो बेटा कहलाती है चुंबक। वो क्या कहलाती है, चुंबक कहलाती है। जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचे तो कहलाएगी चुंबक, ठीक है। अगर इस चुंबक का ये जो गुण है, कौन सा गुण है कि ये लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, या निकल को अपनी तरफ खींचती है, कोबाल्ट को अपनी तरफ खींचती है, या फिर फेरस को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये जो गुण है भाई, वो पदार्थ जो इनको अपनी तरफ खींचता है वो तो क्या हो गया, चुंबक हो गया। और चुंबक का जो ये गुण है, ये आकर्षण जो गुण है, आकर्षित करने का लोहे की वस्तुओं को जो गुण है, ये गुण क्या कहलाता है बेटा, तो ये गुण कहलाता है अपना चुंबकत्व कहलाता है। ये गुण क्या कहलाएगा, चुंबकत्व कहलाता है। तो चुंबक क्या है, चुंबक वो है जो लोहे की वस्तु को अपनी तरफ खींचे, और उसका खींचने का, उसका आकर्षण करने का गुण क्या हो गया, चुंबकत्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा अगला जो अपना टॉपिक है वो इसमें है चुंबकीय आघूर्ण। अगला टॉपिक अपना क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। बेटा चुंबकीय आघूर्ण हमने 12th क्लास में पढ़ा था, वहां पे उसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया गया है। चुंबक हमारे 12th में थी, वहां पे उसको किससे प्रदर्शित किया गया था, कैपिटल M से। लेकिन बेटा यहाँ पर हम उसको प्रदर्शित करेंगे म्यू से। चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा म्यू से। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण का पता करने के लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ध्रुव प्रबलता और दूसरी प्रभावकारी लंबाई। अगर हमें ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई के बारे में नहीं पता, ठीक है, कि ध्रुव प्रबलता क्या होती है और प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, अगर हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता तो चुंबकीय आघूर्ण का पता नहीं चलता। बट अगर मैं बात करता हूं चुंबक की, तो देखो ये अपने पास क्या होगी, एक चुंबक होगी। ये क्या है अपने पास, एक चुंबक, ये इसका एन सिरा है और ये इसका कौन सा है, एल। बेटा चुंबक का एन ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। कैसी लंबाई होती है चुंबक की, तो ये चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होती है। देखो अगर हम बात की करें चुंबक का जो गुण है कौन सा वाला, चुंबकत्व का जो गुण होता है उसका मान बेटा हर जगह पर चुंबक में कैसा होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर कुछ और मान होगा, यहाँ पर कुछ और होगा और यहाँ पर कुछ और होगा। मतलब चुंबकत्व का जो मान है चुंबक के लिए वो इस पूरे इसमें प्रत्येक जगह पर कैसा होता है, अलग अलग होता है। माना अगर बात की जाए कि बेटा जो ध्रुव होते हैं, जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये कौन सा हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। इन ध्रुवों पर चुंबक का जो चुंबकत्व होता है, उनके आकर्षण का गुण जो होता है, लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है, कहां पे, इन ध्रुवों पर वो अधिकतम होता है। कैसा होता है, वो अधिकतम होता है। मतलब चुंबक के ध्रुवों पर उनका जो चुंबकत्व होता है वो कैसा होता है, अधिकतम होता है। और इसे ही क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इस गुण को ही क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं, जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहां पर जो ध्रुव प्रबलता है वो भी कैसी होगी, ज्यादा,
क्योंकि यहाँ पर चुंबकत्व अपने पास कैसा है, ज्यादा है, तो यहाँ पर ध्रुव प्रबलता का मान भी कैसा होगा, ज्यादा। अब आते हैं चुंबकीय आघूर्ण पर। देखो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल। किस किस का गुणनफल, ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई, इन दोनों का जो गुणा होता है, इनका जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण। यानी कि म्यू बराबर अपने पास क्या आएगा, तो ये आएगा स्मॉल m इंटू में l। क्या आएगा, स्मॉल m इंटू में l। ये किसका फॉर्मूला है, चुंबकीय आघूर्ण का। यानी कि बेटा अपने पास चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है, तो जो चुंबक है उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता और उस चुंबक के प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाता है, वो कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण, जिसको किससे प्रदर्शित करते हो, म्यू से। अगला जो अपना टॉपिक है वो है चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता। इसको प्रदर्शित किया जाता है बेटा आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, आई से। चुंबकन तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है आई से। चुंबकन तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है, देखो कहां से निकलता है, वो निकलता है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर प्रबलता को किससे गुणा कर दिया जाए, लंबाई से, तो क्या बन जाती है, चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है, जिसको हमने किससे प्रदर्शित किया था, म्यू से। अगर इस चुंबकीय आघूर्ण में मैं चुंबक के आयतन का क्या दे दूं, भाग दे दूं। आयतन का मतलब क्या हो गया, बी। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण बटा में चुंबक का आयतन, या कहो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण और चुंबक का आयतन, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चुंबकन तीव्रता। तो ये हो गया म्यू बराबर क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, और बटा में क्या आ गया, चुंबक का आयतन। ये अपना कहलाता है क्या, ध्रुव प्रबलता। ये जो अपने पास चुंबकन तीव्रता है आई, यानी कि चुंबकन तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं हम आई से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबक का जो आयतन है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, तो अपने पास कहलाता है ध्रुव प्रबलता। अब बात ना, ये चुंबकन तीव्रता। अब बात करते हैं मात्रक की, कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है और चुंबकन तीव्रता का मात्रक। बट अगर बात की जाए चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक की, तो चुंबकीय आघूर्ण जो म्यू है, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू में मीटर स्क्वायर। एम इंटू एल, एल का मतलब मीटर, यानी कि ये ध्रुव जो प्रबलता है इसका मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि स्मॉल एम, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, और इंटू में एल का मात्रक होता है मीटर, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये होता है किसका मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे, तो आई का मात्रक क्या आएगा, देखो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है एम्पियर इंटू में मीटर, है ना, स्क्वायर, और अपॉन में आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। स्क्वायर से कट गया, कितना बच गया, एक बचा है यहाँ पे, तो ये आएगा एम्पियर अपॉन में मीटर। बेटा एम्पियर प्रति मीटर ये किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर जो है वो होता है अपना चुंबकन तीव्रता का मात्रक। ठीक है, हमने इस वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा चुंबक क्या होती है, जो लोहे की वस्तु को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, वो क्या कहलाती है, चुंबक कहलाती है। इसके बाद हमने पढ़ा चुंबकत्व, तो देखो जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचने का जो गुण है वो क्या कहलाता है बेटा, चुंबकत्व कहलाता है। इसके बाद अगर हमने बात की चुंबकीय आघूर्ण की, तो इसके लिए हमने पढ़ा ध्रुव प्रबलता क्या होती है। देखो चुंबक के ध्रुव पर जो चुंबकत्व होता है वो अधिकतम होता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी ध्रुव प्रबलता कहते हैं। और बीच की जो दूरी है, ध्रुवों के बीच की दूरी, वो क्या कहलाती है, प्रभावकारी लंबाई, और दोनों का गुणनफल अपने पास क्या था, चुंबकीय आघूर्ण था। इसके बाद हमने पढ़ा चुंबकन तीव्रता। क्या पढ़ा, चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता में क्या था, अगर चुंबकीय आघूर्ण में किसका भाग दे दिया जाए, चुंबक के आयतन का भाग दे दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, चुंबकन तीव्रता बन जाता है, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक, अगला जो इसमें आएगा वो देखो क्या है,
तो अगले की अगर हम बात करते हैं वो है चुंबकीय प्रवृत्ति। वो क्या है अपना चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, चुंबकीय जो प्रवृत्ति है बेटा इसको काई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? काई से। और चुंबकीय प्रवृत्ति का पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चुंबकन क्षेत्र, कि चुंबकन क्षेत्र होता क्या है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? H से। अगर बात किया जाए तो आसान सा काम है। देखो चुंबकन क्षेत्र होता है H और चुंबकन तीव्रता होती है क्या? तो चुंबकन तीव्रता अपने पास होती है, क्या बोलते हैं इसको? I। ठीक है, अगर बात की जाए H तो ये होता है, देखो H ये होता है B बराबर म्यू 0 H, ये होता है फॉर्मूला, यानी कि B अपॉन में म्यू 0। B है चुंबकीय क्षेत्र और म्यू 0 है निर्वात की चुंबकशीलता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है वो कहलाता है चुंबकन क्षेत्र, कहलाता है अपना क्या? H। और बेटा होता क्या है, जो चुंबकन तीव्रता है I, इसका मान चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा होगा तो क्लास में BH वक्र पढ़ा था हमने, शैथिल्य पार्श्व वक्र या शैथिल्य वक्र, उसमें यही होता है I समानुपाती किसके होता है? H के। जब बेटा यहाँ से समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो नियतांक आता है काई और आगे हो गया H, यानी कि काई बराबर होता है I अपॉन में H। ये हो गया काई का फॉर्मूला। क्या होता है कि यदि चुंबकन तीव्रता में किसका भाग दे दिया जाए, तो चुंबकन तीव्रता में यदि हम चुंबकन क्षेत्र का भाग दे देते हैं, यानी कि चुंबकन तीव्रता एवं चुंबकन क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम? काई से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए अपना इतना हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम चुंबकीय पारगम्यता, उसके बाद बेटा पदार्थ पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों के व्यवहार के अनुसार उनको कितने भागों में बांटा जाता है। एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। इनके बारे में पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।